सभी को नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 11 इतिहास की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 11 हिस्ट्री में पाठ संख्या 9 और पाठ का नाम है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जो पाठ है उसमें मैंने कुछ नोट्स लिए हैं और कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जिसे हम एमसीक्यू कहते हैं तो वो लिए हैं। तो 10-12 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, पहले उनको समझते हैं, उसके बाद जो महत्वपूर्ण तथ्य है पाठ के वो भी साथ में सम्मिलित है। तो चलिए हम प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के किस विद्वान ने पहली बार किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ए पॉल मंटूम, बी एरिक हॉक्सबॉम, सी आर्नोल्ड टायनबी और डी टी.एस. एस्टन। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति शब्द का अंग्रेजी में सबसे पहले जिस विद्वान ने इस शब्द का प्रयोग किया था उसका नाम है आर्नोल्ड टायनबी। ठीक है, फिर प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता है एग्जाम में। तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि किस देश में हुई थी, तो चूंकि ए बेल्जियम, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड और डी जर्मनी, तो यहाँ पे हमारा उत्तर है वो दिख रहा है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन सी है उसके अनुसार इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, और ये तो देश के अंदर अगर हम देखें तो इंग्लैंड में हुई है, और अगर महाद्वीप देखें तो यूरोप महाद्वीप। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के पश्चात आने वाली नई आर्थिक व्यवस्था कहलाती थी। ए समाजवाद, बी पूंजीवादी, सी श्रम संघ और डी साम्यवाद। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा जो है संघवाद। ठीक है, श्रम संघ। फिर प्रश्न है हमारा कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी। ए बेल्जियम, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड और डी जर्मनी। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की जो है स्थापना है वो इंग्लैंड में हुई थी। तो हमारा आंसर है इंग्लैंड। फिर किस धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। ए जॉन विल्किंसन। ठीक है, फिर बी अब्राहम डर्बी, सी हेनरी कोट और डी जेम्स वॉट। तो हमारा आंसर होगा जो है धातु कर में क्रांति लाने का श्रेय है वो अब्राहम डर्बी को दिया जाता है। डर्बी जो कि डर्बी है इंग्लैंड का एक शहर है, और अब्राहम जो है इसी परिवार के 3 सदस्य थे। अब्राहम डर्बी फर्स्ट, डर्बी सेकंड, अब्राहम डर्बी सेकंड और अब्राहम डर्बी तृतीय। तो धातु क्रांति में जो है धातु कर में क्रांति लाने का श्रेय है वो अब्राहम डर्बी को दिया जाता है। फिर लंकाशायर कहाँ स्थित है। लंकाशायर एक शहर है, शहर का नाम है लंकाशायर। तो कहाँ स्थित है। ए श्रीलंका में, बी इंग्लैंड में, डी सी फ्रांस में और डी जापान में। चूँकि औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई है, इंग्लैंड के अंदर, और हम पढ़ रहे हैं इंग्लैंड को, और लंकाशायर है वो इंग्लैंड का ही एक जाना माना प्रसिद्ध शहर है, तो ये इंग्लैंड में है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। ए जॉन के, बी रिचर्ड आर्कराइट, सी सैमुअल क्रॉम्पटन और डी जेम्स हरग्रीव्स ने। तो हमारा उत्तर है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार है वो जो है जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। फिर प्रश्न है कि माइनर्स फ्रेंड नामक भाप का इंजन मॉडल है वो किसने बनाया था। थॉमस न्यूकॉमन, थॉमस सेवरी और सी थॉमस एडिसन और डी जेम्स वॉट। तो माइनर्स फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी। तो माइनर्स फ्रेंड्स नामक जो है भाप का इंजन है वो थॉमस सेवरी ने बनाया था। ठीक है, फिर है सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। ए जेम्स वॉट, बी थॉमस न्यूकॉमन, सी स्टीफेंसन और डी रिचर्ड आर्कराइट। तो सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार है वो जो है जेम्स वॉट ने किया था। ठीक है, भाप के इंजन का। फिर प्रश्न है कि लिवरपूल कहाँ स्थित है। वही प्रश्न आ गया हमारे सामने, जैसे लंकाशायर है उसी प्रकार से लिवरपूल है। तो ए फ्रांस में, बी स्पेन में, सी इंग्लैंड में, डी जर्मनी में। तो लिवरपूल कहाँ स्थित है, तो हमें ध्यान रखना है औद्योगिक क्रांति पढ़ रहे हैं तो इंग्लैंड में। ठीक है, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। ए मैकडम, बी विंडले, सी स्टीफेंसन और डी माइटले। ठीक है, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो इसका नाम है मैकडम ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन 12 कि एडमंड
एडमंड कार्टराइट ने 1787 में किस मशीन का आविष्कार किया? ए धमन भट्टी, बी पावर लूम, सी ट्रेडमिल, डी रोलिंग मिल। तो हमारा उत्तर होगा कि एडमंड कार्टराइट ने 1787 में पावर लूम का आविष्कार किया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1807 में किस अमेरिकी ने प्रथम भाव चलित नौका यानी क्लेमॉट का आविष्कार किया था? ए रॉबर्ट फुल्टन ने, बी स्टीफेंसन ने, सी जेम्स वाट ने और डी ब्रिडले ने। तो हमारा उत्तर है रॉबर्ट फुल्टन ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट फुल्टन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना में हमारे ऑप्शन है ए 1694 ईस्वी में, बी 1695 ईस्वी में, सी 1696 ईस्वी में और डी 1697 ईस्वी में। तो यहाँ पे थोड़ा आप सही कर लीजिए, ये गलत छपा है तो हमें यहाँ पे ईस्वी करना है। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना है वो 1694 ईस्वी के अंदर। जो हमारा ए ऑप्शन है वो राइट है। फिर प्रश्न है कि पहली बार रेलगाड़ी की लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच शुरुआत इंग्लैंड में कब हुई थी? तो ए 1875 ईस्वी में, बी 1830 ईस्वी में, सी 1853 ईस्वी में और डी 1865 ईस्वी में। चूँकि ये इंग्लैंड के संदर्भ में पूछा जा रहा है, लिवरपूल से मैनचेस्टर, ये दोनों ही इंग्लैंड के जाने माने शहर है, मैनचेस्टर और लिवरपूल। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की शुरुआत है वो समय है 1830 में। हमारा ऑप्शन होगा आंसर बी। ठीक है, 1830 में हुई थी। फिर प्रश्न है कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास कैपिटल बहुत ही फेमस पुस्तक है। ठीक है, ए रूसो ने, बी आर्कराइट ने, सी अब्राहम डर्बी ने, डी कार्ल मार्क्स ने। तो दास कैपिटल की रचना है वो कार्ल मार्क्स ने की थी। नेक्स्ट है धमन भट्टी का आविष्कार किसने किया था? धमन भट्टी ए एरिक हॉसबाम, बी पॉल मैथ्यू, सी गोल्डस्मिथ और डी प्रथम अब्राहम डर्बी। तो यहाँ पे धमन भट्टी का आविष्कार है वो प्रथम अब्राहम डर्बी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिचर्ड रॉबर्ट ने प्रथम स्वचालित बुनाई यंत्र बनाया था 1887 ईस्वी में, ए बी 1827 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में और डी है 1822 ईस्वी में। तो रिचर्ड रॉबर्ट्स ने सर्वप्रथम स्वचालित बुनाई यंत्र जो बनाया था वो 1825 ईस्वी में, यानी हमारा ऑप्शन राइट है सी ऑप्शन। फिर प्रश्न है कि अमेरिका, अफ्रीका और तथा दूर दूर देशों में किसके उपनिवेश थे? ए जर्मनी के, बी फ्रांस के, सी पुर्तगाल के और डी इंग्लैंड के। तो अमेरिका, अफ्रीका और दूर दूर के देशों में जो है इंग्लैंड के उपनिवेश है वो स्थापित थे। फिर हमारा 20वां प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? ए एडम स्मिथ, बी जेम्स वॉट, सी कैडम और डी वालपोल। ठीक है, तो हमारा उत्तर है वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के रचनाकार है वो एडम स्मिथ माने गए हैं। तो उत्तर हमारा होगा ऑप्शन ए। अब हम आते हैं नोट्स पर, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ में आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो औद्योगिक क्रांति क्या है? देखिए, ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये वो समय है 1780 और 1850 के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, यानी वहाँ पे बहुत सारे उद्योग, नवीन उद्योग है, उनका निर्माण हुआ, नए नए कारखाने, नए नए उद्योग, नए नए मशीनरी पार्ट्स बने हैं और इसके साथ ही ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था है वो उन्नत हो गई। और इसी के कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था का जो विकास जिस तीव्र गति से हुआ है इस समय के दौरान 1780 से 1850 के दशक तक के बीच में, तो इसीलिए इसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न ये भी आता है कि द्वितीय औद्योगिक क्रांति क्या है? ठीक है, द्वितीय औद्योगिक क्रांति क्या है? तो हमें याद रखना है प्रथम औद्योगिक क्रांति है वो जो है इंग्लैंड में हुई है, और द्वितीय औद्योगिक क्रांति के मामले में जो है जर्मनी और अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका है वो इंग्लैंड से आगे निकल गए थे और उसमें रसायन और बिजली के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी विकास कर लिया था और इंग्लैंड है वो पिछड़ गया था। तो प्रश्न आता है जैसे प्रथम औद्योगिक क्रांति, तो ये तो आपको पता है, लेकिन वहीं अगर क्वेश्चन आ जाता है कि द्वितीय औद्योगिक क्रांति से क्या तात्पर्य है, तो इंग्लैंड आपको याद रखना है, इंग्लैंड पिछड़ गया और अमेरिका और जर्मनी रसायन और बिजली के क्षेत्र में आगे निकल गए। ठीक है, अब औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक परिणाम क्या रहे। ठीक है, तो इसमें हमारा प्रश्न है कि नई मशीनों और तकनीकों का विकास हुआ। जहां औद्योगिक क्रांति होगी तो वहां कुछ नवीन बदलाव भी आएंगे, तो वहां पर भी हुआ मशीनों और तकनीकी विकास। तकनीकी यानी टेक्निकल, लोग हैं अलग अलग तरीके से प्रयोग करके कई मशीनों को बनाने लगे। हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों की तुलना में भारी पैमाने पर माल के उत्पादन को संभव बनाया कि पहले वहाँ पर हस्तशिल्प यानी हाथ से जो है चीज़ें बनाई जाती थी, हथकरघा यानी हाथ से चलाने वाले यंत्र, ठीक है, और उनके माध्यम से उद्योगों में काम होता था। लेकिन ये जो है बहुत ही मेहनत ज़्यादा लगती थी और उत्पादन है वो कम होता था। लेकिन चूंकि अब मशीनों और तकनीकी ज्ञान के होने से वहाँ पर भारी मात्रा में पहले की तुलना में अधिक उत्पादन है वो संभव होने लगा। तो ये इंग्लैंड के लिए सकारात्मक रहा। फिर ये भाप के इंजन के आविष्कार से ब्रिटेन के उद्योग में एक नई क्रांति आ गई और इसके साथ ही जहाज़ों और रेलगाड़ियों द्वारा परिवहन की गति भी अधिक तेज होगी। एक तो वहाँ पे भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, जेम्स वाट ने बनाया इसको, और भी अन्य लोगों ने भी जो है अलग अलग तरीके से नवीन आविष्कार किए। तो एक तरह से वहाँ पे क्रांति आ गई। और फिर इसके साथ ही जहाज़ों का निर्माण हुआ, रेलगाड़ियों के लिए रेल पथ है वो बिछाए गए, उसके कारण जो है परिवहन की गति भी तेज होगी, यानी आना जाना सुगम हो गया और साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान है वो लाया और ले जाया जा सकता था। फिर है औद्योगिकरण की वजह से लोग समृद्ध होने लगे। ये तो सीधी सी बात है कि जहाँ उद्योग निर्मित होंगे वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, और इसकी वजह से तो लोग समृद्ध भी होंगे। जो निवेशक है, जो उद्योगों में निवेश करेंगे, उनको उत्पादन जब अधिक होगा तो साथ ही जो है उनको पैसा भी मिलेगा, या कह सकते हैं कि उनको निवेश का फायदा भी मिलेगा। और इसके कारण ब्रिटेन के लोग या इंग्लैंड के लोग हैं वो समृद्ध होने लगे और उनके जीवन शैली में काफ़ी परिवर्तन आया। एक तरह से हम कह सकते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने लगा, उनका रहन सहन, उनका जीवन स्तर है वो समृद्ध होने लग गया था। फिर प्रश्न है हमारा कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग है वो किसने किया, या कैसे ये औद्योगिक क्रांति, ये क्रांति शब्द उद्योगों के क्षेत्र में ये क्रांति शब्द कैसे प्रयोग में आया। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों, जिसमें सबसे पहले नाम आता है फ्रांस का जॉर्जिस मिशले, ठीक है, बुक में आपको जॉर्जिस मिलेगा तो आप जॉर्जिस कर सकते हैं। जॉर्जिस मिशले, यहाँ जर्जिस है तो आप जॉर्जिस कर दीजिए। जॉर्जिस मिशले और जर्मनी में फ्राइड्रिक एंजेल्स ने किया था इसका प्रयोग, ठीक है। क्वेश्चन आपका आता है कि सबसे पहले इस सब शब्द का किसने प्रयोग किया था, तो फ्रांस के जॉर्जिस मिशले ने और जर्मनी में फ्राइड्रिक एंजेल्स ने किया था। और अंग्रेजी में, ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये अंग्रेजी शब्द में सबसे पहले जो है किसने इसका प्रयोग किया था, तो इसमें हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है अर्नोल्ड टायनबी, ठीक है। यहाँ पर अर्नोल्ड टायनबी आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न है वो पूछा गया है। तो अर्नोल्ड टायनबी ने जो है, जिनका जन्म है वो 1852 और मृत्यु है वो 83 के मध्य हो गई थी, उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया जो ब्रिटेन के विकास में 1760 और 1820 के बीच में हुए थे। तो अर्नोल्ड टायनबी याद रखना है, इसके अलावा फ्राइड्रिक एंजेल्स रखना है आपको और साथ में जॉर्जिस मिशले भी याद रखना। लेकिन अर्नोल्ड टायनबी ये एक जाने माने दार्शनिक भी थे और एक अर्थशास्त्री भी थे। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने अर्नोल्ड टायनबी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका आता है कि अर्नोल्ड टायनबी की पुस्तक कौन सी है, तो वो हम देख लेते हैं। देखिए, अर्नोल्ड टायनबी की पुस्तक का नाम है, क्वेश्चन आपका डायरेक्टली ऐसे पूछा जाएगा कि लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, इस पुस्तक के जो है लेखक का नाम बताइए। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है अर्नोल्ड टायनबी, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हैं लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, और ये इंग्लैंड की पृष्ठभूमि बताई गई कि कैसे वहाँ पे शुरुआती दौर में जो है वहाँ पे बदलाव आ रहे थे। तो यहाँ पे प्रश्न आपका 1 नंबर का ही पूछा जाता है, लेकिन सीधा सा पुस्तक का नाम पूछा जाता है कि लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लेखक कौन है या अर्नोल्ड टायनबी की रचना कौन सी है, तो वो आपको इस पूरे पुस्तक को आपको हिंदी में लिख देना है, ठीक है। प्रश्न अगर पूछा जाता कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति
किस देश में हुई थी? तो आपको याद रखना है, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति है वो ब्रिटेन में हुई थी। ब्रिटेन या इंग्लैंड या जो है हम यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं इस देश को, तो एक ही नाम है। इंग्लैंड भी कह सकते हैं, ब्रिटेन भी कह सकते हैं और यूनाइटेड किंगडम भी कह सकते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। किसी भी प्रकार का नाम आता है तो आप कोई भी एक नाम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एक कृषि क्रांति। अब कृषि क्रांति क्या थी? देखिए, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड एक बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, जिसे बाद में कृषि क्रांति कहा गया। अब कृषि क्रांति क्या है? यहाँ पे चेंज या बदलाव आ रहा है। तो कृषि क्रांति में कि ब्रिटेन में आए औद्योगिक क्रांति के कारण नए कल पुर्जों की बाढ़ सी आ गई, और जिससे फायदा कृषि क्षेत्र को भी मिला। यहाँ पे कृषि क्षेत्र को भी फायदा मिला, क्योंकि मशीनें बनेगी तो कृषि या किसानों के लिए भी ऐसी मशीनें बनने लगी जिससे उनको कृषि करने में या कृषि के लिए वो मशीनें हैं वो फायदेमंद थी, और इसके कारण वहाँ पे कृषि के क्षेत्र में अचानक से उत्पादन है वो बहुत अधिक बढ़ गया। और ऐसे में जमींदार वगैरह या जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, जो भूमिपति वगैरह हुआ करते थे, उनकी ज़मीनों से अच्छा उत्पादन होने लगा, और इसके चलते ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा था। तो इसे ही कृषि क्रांति कहा गया है। फिर कि लोगों के नए विकल्प मिले और वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार का विस्तार हुआ, कि जब चीज़ें हमारे साथ होगी तो लोगों को कमाने के अनेक जरिए हैं वो मिलते हैं, या कह सकते हैं लोग एक दूसरे को देखकर भी सीखते हैं। तो वहाँ पे भी देखा देखी बहुत सारे लोगों ने ज़मीनों के अंदर निवेश किया, नई नई फसलों को उन्होंने उपजाने का प्रयास किया, नए नए मशीनें जो बाजार के अंदर आ रही थी उन मशीनों को उन्होंने खेतों के लिए यूज़ किया, जिसमें थ्रेसिंग मशीन वगैरह है, और इसके अलावा और भी मशीनरी पार्ट्स है वो भी उन्होंने यूज़ किए। तो इस प्रकार से बिक्री के लिए भी वहाँ पे बाजारों का विस्तार हुआ, और कृषि का उत्पादन है वो तीव्र गति से बढ़ा। तो ये कृषि का उत्पादन जो तीव्र गति से बढ़ा वही जो है कह सकते हैं कि कृषि क्रांति से कहा गया है। तो यहाँ पर बुक के अनुसार अगर मैं बोलूँ आपकी पाठ्य पुस्तक में, तो इसमें यही कि बहुत सारे जमींदार वगैरह जो होते थे, भूमिपति, उन्होंने अपनी ज़मीन के अलावा भी बहुत सारे आसपास के अरण्य भूमि या अन्य प्रकार की भूमियों को उन्होंने घेर लिया था, और वहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े फॉर्म बना लिए थे। फॉर्म यानी खेती के लिए, ठीक है, और खेती वाले खेत बना लिए थे, और उन खेतों से बहुत अच्छा उत्पादन होता था, और उस उत्पादन के जरिए ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी थी, और वहाँ पर जो है फसल का उत्पादन अधिक होने लगा। तो इसे कृषि क्रांति का समय है वो कहा गया है। बड़े जमींदारों ने अपनी ही संपत्तियों के आसपास छोटे छोटे खेत खरीद लिए और गांव के सार्वजनिक जमीनों को घेर लिया था, ठीक है, और अब वो जमीन है वो खेती के लिए काम में आने लगी थी। इससे उत्पादन हो गया बहुत अधिक। भू संपदाएं बढ़ने से खाद्य उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, कि जमींदार है जिनके पास ऑलरेडी पहले से ही पैसा बहुत था, और उन्होंने इन भूमियों को और अधिक उत्पादन के लिए काम में लिया, और इसके कारण बहुत अधिक फसल उत्पादन होने लगा, और इस प्रकार से ब्रिटेन के अंदर कृषि में भारी जो है वृद्धि हुई। खाद्य उत्पादन या फसल है वो बहुत अधिक होने लगी थी। यही कृषि क्रांति है। फिर है 18वीं शताब्दी में लंदन वित्त और व्यापार का केंद्र कैसे बना। लंदन जो कि ब्रिटेन की वर्तमान राजधानी है लंदन, और वित्त यानी कहाँ, ऐसे कौन से साधन थे जिसके कारण वहाँ का आर्थिक रूप से मजबूती आई, और व्यापार का केंद्र। तो इंग्लैंड व्यापार का केंद्र कैसे बना, और क्या रीज़न रहा कि इंग्लैंड का जो लंदन है वो, कहने का तात्पर्य है कि चारों तरफ से ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण लंदन का अत्यधिक महत्व बढ़ गया था। तो 18वीं शताब्दी से यूरोप के बहुत से शहर क्षेत्रफल और आबादी दोनों ही दृष्टियों से बढ़ने लगे थे। हालांकि लंदन पहले ही ब्रिटेन का जाना माना शहर था, और इसके साथ ही जैसे जैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, औद्योगिक क्रांति का जो समय दौर चल रहा था, उस दौरान और भी नए शहर है वो बनने लगे थे, जिसमें लंदन सबसे बड़ा शहर था, और बड़े बड़े शहर इसके आसपास ही थे। लंदन यूरोप में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान लंदन ने प्राप्त कर लिया था। इसका नाम है वो विश्व में हो चुका था, और 18वीं शताब्दी तक आते आते भूमंडलीय व्यापार का केंद्र बन गया, ठीक है। और केंद्र इटली, फ्रांस के भूमध्य सागरीय पत्तनों से हटकर हॉलैंड और ब्रिटेन के अटलांटिक पत्तनों पर आ गया। अगर हम देखते हैं बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, जिसमें यूरोप में पुनर्जागरण, ठीक है, और पुनर्जागरण के दौरान इटली उस समय बहुत ही जाना माना
देश था, क्योंकि ये भूमध्य सागर के करीब था और साथ में यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ बहुत अधिक होती थी। तो रेनेसां काल या पुनर्जागरण काल में इटली और फ्रांस का बहुत अधिक महत्व था व्यापारिक क्षेत्र में। लेकिन ये 18वीं शताब्दी तक आते आते जो भूमध्य सागर के पतनों से, पतन यानी बंदरगाह, ठीक है, जहाँ से व्यापार अत्यधिक होता था, तो यूरोप के इन देशों का महत्व था उस दौर तक। लेकिन 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति का समय चल रहा था, उस दौरान जो है ये स्थान है वो कमजोर पड़ गए या ये गौण हो गए इटली और फ्रांस, और इन बंदरगाहों का स्थान है वो हॉलैंड और ब्रिटेन के अटलांटिक बंदरगाहों ने ले लिया था, ठीक है। और इस प्रकार से अब ये बंदरगाह इंग्लैंड और हॉलैंड और ब्रिटेन के अटलांटिक पतनों पर आ गया। और उसके बाद तो लंदन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ऋण प्राप्ति के प्रधान स्रोत के रूप में एम्स्टर्डम का स्थान भी ले लिया था, ठीक है। तो ये अटलांटिक, अगर हम देखें ब्रिटेन की सिचुएशन अगर आप देखें तो चारों तरफ अटलांटिक महासागर है, लेकिन अब लंदन के महत्व के कारण सारा व्यापार है वो लंदन और उसके आसपास के जो है पतनों से होने लगा था, या कह सकते हैं ब्रिटेन के आसपास से होने लगा था। और इसके साथ ही इतना अधिक प्रभावशाली हो गया था लंदन की वहाँ पे कई बैंकों की स्थापना हो चुकी थी और लोगों को ऋण देने का काम भी लंदन में होने लगा था। तो इस प्रकार से एम्स्टर्डम का स्थान भी ले लिया था। साथ ही लंदन इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच स्थापित त्रिकोणीय व्यापार का भी केंद्र बन चुका था। और इस प्रकार से अमेरिका और एशिया में व्यापार करने वाली कंपनियों के कार्यालय भी लंदन में थे। तो इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप लंदन का महत्व है वो अचानक से बढ़ गया था। इस कारण लंदन है वो वित्त और व्यापार का प्रमुख केंद्र है वो 18वीं शताब्दी में बन गया था और विश्व में इसका एक पहचान, एक नाम है वो हो गई थी। देखिए हम ब्रिटेन को समझते हैं। ब्रिटेन या कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड। तो सबसे पहले कि ब्रिटेन के 3 हिस्से और उसकी विशेषता, ठीक है। तो यहाँ पे स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये 3 हिस्से, इसी को मिलकर ब्रिटेन बना है या यूनाइटेड किंगडम बना है। तो ब्रिटेन के 3 हिस्से थे। अगर हम मानचित्र में देखें तो जो है इंग्लैंड है वो बीच में है, ठीक है, और वेल्स और स्कॉटलैंड ये जो है ऊपर नीचे के एरिया है या क्षेत्र है जिस पर एक ही राजतंत्र अर्थात सम्राट का शासन था। तो ये तीनों को मिलकर ही ब्रिटेन बना है या यूनाइटेड किंगडम बना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ब्रिटेन कितने हिस्सों में बटा हुआ था। तो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। कौन कौन से? तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या थी कि क्या रीजन रहे कि एक देश में जो है व्यापार, वाणिज्य सब जैसा एक जैसा क्यों चलता रहा। तो इसकी विशेषताएं अगर हम देखें तो संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था थी। ये तो आप सभी को पता होगा कि ब्रिटेन ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था है वो आज भी मानी जाती है और संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था थी। एक ही सिक्का अर्थात मुद्रा प्रणाली थी। वहां पे सिक्का प्रणाली यानी एक तो कानून व्यवस्था, क्योंकि तीनों हिस्सों पर एक ही राजा का शासन चल रहा है और उसके बाद राजा के द्वारा ही जो सिक्का या मुद्रा प्रणाली है वो चलाई जा रही थी, वो संपूर्ण ब्रिटेन में चल रही थी। इसके साथ ही इन 3 राज्यों के लिए एक बाजार व्यवस्था थी, जिससे व्यापार करने वालों को एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने पर अलग से कोई कर चुकाना नहीं पड़ता था। यानी राजा ने अपनी व्यवस्था ऐसी बना रखी थी, ब्रिटेन के शासक ने, कि वहाँ पर कोई चुंगी कर वगैरह नहीं लगता था। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जो है ऐसा कोई टैक्स नहीं लगता था और इसके कारण लोग हैं निर्बाध गति से बिना किसी रुकावट के एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है जा सकते थे और वो अधिक से अधिक व्यापार वाणिज्य से जुड़ने की कोशिश करते थे ताकि उनको अधिक से अधिक मुनाफा हो। तो ये कारण था वहाँ की राजतंत्रात्मक व्यवस्था, ठीक है। वहाँ पर एक ही सम्राट का शासन होना और एक जैसी और उसी के शासन के माध्यम से ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर मौजूद थी, जिसके कारण वहाँ के लोगों को अधिक से अधिक फायदा होता था। तो यही रीज़न थी कि यहाँ पे जल्दी से जो है मुद्रा का प्रसार बढ़ा, जल्दी से ब्रिटेन में उन्नति है वो होने लगी थी। फिर हमारा प्रश्न आता है कि जो आविष्कार है वो ब्रिटेन में भिन्न भिन्न आविष्कार हुए। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि धमन भट्टी का आविष्कार किसने किया, ठीक है। धमन भट्टी का आविष्कार प्रथम अब्राहिम डर्बी, जिनका समय माना जाता है 1677 से 1717, ठीक है। डर्बी है ये ब्रिटेन का एक शहर है और प्रथम अब्राहिम, द्वितीय अब्राहिम, तृतीय अब्राहिम, ठीक है। और ये अब्राहिम जो थे वो वहाँ के जाने माने कह सकते हैं लोहार परिवार से संबंध रखने वाले लोग थे, लेकिन ये बहुत ही धनी परिवार से थे और इन्होंने ही धमन भट्टी का, प्रथम अब्राहम डर्बी ने धमन भट्टी का आविष्कार किया था।
अब इसके क्या लाभ थे? धमन भट्टी के आविष्कार के क्या लाभ है? इसमें सर्वप्रथम कोक का इस्तेमाल किया गया था। अब कोक क्या है? कोक जो है एक कोयला है, ठीक है। इससे पहले वहां पे काठ कोयला चलता था। काठ कोयला अर्थात लकड़ी का कोयला, ठीक है। लकड़ी का कोयला चलता था, लेकिन कोक कोयला है वो, और ये लकड़ी का कोयला है वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता था, बहुत ज़्यादा ऊष्मा या ताप नहीं देता था। तो अब्राहिम डर्बी प्रथम ने कोक कोयले का इस्तेमाल किया। कोक कोयला जो काले रंग का पत्थर वाला कोयला आता है, वो बहुत ही उच्च ताप पर जलता है, जिससे लोहा है वो आसानी से पिघलाया जा सकता था। तो कोक में उच्च ताप उत्पन्न करने की शक्ति होती थी, और ये पत्थर कोयले से, मतलब ये पत्थर वाला कोयला होता था और काले रंग का और काफ़ी भारी, और जब ये पत्थर का कोयला जब गर्म होता था तो इसमें बहुत अधिक उच्च तापमान है वो उत्पन्न होता था। तो इस पत्थर कोयले से गंधक और अपद्रव्य निकालकर इसे तैयार किया जाता था। तो यहाँ पे अब्राहम डर्बी ने यह आविष्कार किया था, और इसके कारण है वो लोहा है वो जल्दी पिघलाया जा सकता था। फिर सेकंड पॉइंट है कि भट्टियों को काठ कोयले पर निर्भर नहीं रहना पड़ा, कि अब चूंकि कोक कोयला मिल चुका था तो अब उनको काठ कोयला यानी लकड़ी के कोयलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। फिर है तीसरा पॉइंट कि इससे निकला हुआ लोहा जो है पहले की अपेक्षा अधिक बढ़िया और लंबी ढलाई करने में सक्षम होता था। यानी कि इससे पहले जो लोहा जब पिघलाया जाता था तो इसमें जो शुद्ध लोहा निकल कर बाहर नहीं आता था, क्योंकि काठ कोयला इतना उच्च तापमान नहीं देता था। लेकिन चूंकि कोक कोयला जो था वो ऊष्मा अधिक देता था, जिसके कारण है वो लोहा अच्छे से पिघलाया जाता था, और जिसके कारण लोहा का जो कचरा या मिट्टी जो भी होते थे वो जो है पिघल कर नीचे रह जाते थे, और उसके बाद अच्छा लोहा वो ऊपर आ जाता था। तो इसके कारण अच्छी बढ़िया ढलाई की जा सकती, ढलाई करना यानी लोहे को अलग अलग आकार में ढाला जा सकता था। चूंकि हम पिघलाने की प्रक्रिया को देख रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए, जो कि आपके बुक के अंदर प्रश्न है, कि लौह प्रगलन क्या है। ठीक है, ये 1 से 2 नंबर का प्रश्न आता है, लौह प्रगलन। तो लौह प्रगलन, प्रगलन यानी पिघलाना, स्मेल्टिंग, ठीक है, एक प्रकार की निष्कर्षण धातु कर्मी की है। यानी आपको ये याद नहीं रहे तो इसको छोड़ दीजिए। अयस्क से धातु बनाने के लिए, अयस्क यानी कच्चा लोहा, ठीक है, अयस्क क्या होता है? कच्चा लोहा। अयस्क से धातु बनाने के लिए मुख्यतः इसका उपयोग है वो किया जाता है। चांदी, लोहा, तांबा आदि इस विधि से निर्मित होते हैं। प्रगलन यानी पिघलाना की प्रक्रिया को भूनना या रोस्टिंग, अपचयन या गंदगी को फ्लक्स के रूप में धातु से अलग करना शामिल है। देखिए ये परिभाषा बच्चों के लिए कठिन हो जाती है, तो ऐसे में आप ये याद रखें कि लोह प्रगलन की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि लोहे को जो है पिघलाने की प्रक्रिया, या कच्चे लोहे को या अयस्क को पिघलाने की प्रक्रिया को ही लोह प्रगलन कहा जाता है। तो ये आपके लिए आसान जो है परिभाषा हो जाएगी, और क्वेश्चन हमेशा आता है तो आप इसको भी ध्यान में रखें। प्रथम डर्बी का जो है धमन भट्टी का आविष्कार पड़ा। अब द्वितीय डर्बी पे आते हैं कि उन्होंने कौन सा आविष्कार किया था। तो इन्होंने क्या किया, प्रथम डर्बी के बाद द्वितीय डर्बी, ठीक है, ये भी जो उसी परिवार से थे। द्वितीय डर्बी का समयकाल माना जाता है 1711 से 1768 तक का, और इन्होंने ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास किया। यहाँ पे ध्यान रखना, ढलवा लोहा क्या होता है और पिटवा लोहा क्या होता है, ठीक है। और ये कम भंगुर था, ये लोहा और ज़्यादा शुद्ध था। देखिए ढलवा यानी पिघला कर लोहे को ढालना, उसे शेप देना, जैसे हम मोमबत्ती वगैरह जैसे बनाते हैं, जैसे शेप दिया जाता है पिघल कर, ठीक है। लेकिन अब पिटवा लोहा क्या था, पिटवा लोहा में और ज़्यादा शुद्ध लोहा निकाला जाता था, और फिर जो है इसे पीट पीट कर जैसे एंगल बनाना और भी कई प्रकार की चीज़ें वगैरह बनाई जाती है। तो पीट कर सरिये बनाना, ये सारी चीज़ें हैं वो बनाई जाती थी, और इसे पीट कर आकार दिया जा सकता था, ठीक है। ढालने वाला तो जिस आकार में ढाला जाता था वो उसी आकार में रहता था, लेकिन पिटवा लोहे में लोहे का रूप दे दो और फिर उसे पीट कर किसी भी प्रकार के आकार में ढाला जा सकता है। जैसे वर्तमान में पिटवा लोहा ही चलता है और ढलवा दोनों ही चलता है, लेकिन जो पिटवा लोहा है वो ज़्यादा फायदेमंद था, ज़्यादा अच्छा था, ये कम भंगुर था। भंगुर यानी कम टूटने वाला, भंगुर यानी टूटना, ठीक है, और कम भंगुर यानी कम टूटने वाला, यानी अच्छा टिकाऊ लोहा माना जाता था। ये जो है ये इसके क्षेत्र में उन्होंने जो है द्वितीय डर्बी को इसका योगदान है वो जाता है। आलूरन भट्टी, लेकिन द्वितीय डर्बी के बाद पहले हम चूंकि तीसरे डर्बी का भी हम पढ़ लेते हैं, तीसरे डर्बी ने क्या किया था, ठीक है। देखिए ये पुल देख रहे हैं आप, ये जो पुल है वो आयरन ब्रिज के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
आपको याद रखना है आयरन ब्रिज, ब्रिज यानी पुल, और आयरन ब्रिज यानी लोहे का पुल, ठीक है। ये तृतीय डर्बी ने बनाया था, तृतीय डर्बी जो कि उसी परिवार से थे, ठीक है, तृतीय डर्बी, और इन्होंने बनाया था आयरन ब्रिज। और ये आयरन ब्रिज इन्होंने इंग्लैंड में ही बनाया था, जो कि सेवन नदी के किनारे। यहाँ पे प्रश्न ये भी पूछा जाता है किस नदी के किनारे, तो सेवन नदी जो कि इंग्लैंड की है, सेवन नदी के किनारे इसको बनाया था। ये विश्व का पहला आयरन ब्रिज माना जाता है, ठीक है, किनारे बनाया था। और इसके साथ ही कौन से नगर या कौन से शहर में बनाया था, कौन से गांव में बनाया था, तो आपको याद रखना है कोलब्रुकडेल, कोलब्रुकडेल, ठीक है। कोलब्रुकडेल नामक स्थान पे इन्होंने पहला आयरन ब्रिज बनाया था, ये आयरन ब्रिज है। और बाद में ये कोलब्रुकडेल का नाम ही जो है पहचान है वो आयरन ब्रिज के नाम से पड़ गई थी। जैसे कि आयरन ब्रिज वाला शहर या आयरन ब्रिज का कहाँ है, तो कोलब्रुकडेल का जो स्थान है वो जो है आयरन ब्रिज नामक जो है इस पुल ने ले लिया था। और ये सेवन नदी के किनारे इंग्लैंड में बनाया गया था। तो ये तृतीय डर्बी का आविष्कार था। प्रश्न ये भी पूछा जाता है आयरन ब्रिज, ठीक है, तृतीय डर्बी का आविष्कार, ये आपको याद रखना है। फिर हमारा प्रश्न या नोट्स है जो बनता है कि आलूडन भट्टी का आविष्कार किसने किया था। देखिए, आलूडन भट्टी का आविष्कार हेनरी कोट, जिनका समय माना जाता है 1740 से 1823, ने आलूडन भट्टी और बेलन मिल का आविष्कार किया, जिसमें परिशोधित लोहे से छड़े तैयार करने के लिए भाप की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था। प्रश्न यहाँ पे एक शब्द आया परिशोधित, परिशोधित यानी शुद्ध लोहा, जिसे तैयार किया जाता था शुद्ध रूप में, और इससे लोहे की छड़े, छड़े यानी कि लोहे की के सरिये जिसे हम कह सकते हैं, लोहे की छड़ें कह सकते हैं, कि तैयार करने के लिए भाप की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था। इस आविष्कार से लोहे के अनेकानेक उत्पाद बनाना संभव हो गया था। फिर आता है जॉन विल्किंसन, ठीक है, ये भी एक आविष्कार है। जॉन विल्किंसन ने क्या किया, इनके द्वारा लोहे के औजार बनाए गए। और कौन कौन से औजार बनाए गए थे, प्रश्न यहाँ पर आता है जॉन विल्किंसन के द्वारा क्या क्या चीज़ें बनाई गई। तो पहले उन्होंने लोहे की कुर्सियाँ बनाई, सर्वप्रथम लोहे की कुर्सियाँ जॉन विल्किंसन के द्वारा बनाई गई। इसके अलावा आसप और शराब की भट्टियों के लिए टंकियाँ, ठीक है, आसप यानी किसी प्रकार का तरल पदार्थ होता है, और शराब, जो शराब है तरल पदार्थ है, उसके लिए इन सब चीज़ों को भरने के लिए, तरल पदार्थों को भरने के लिए उन्होंने लोहे की टंकियाँ बनाई। लोहे की जो है जैसे क्या बोलते हैं, टंकियाँ हम कह सकते हैं, बड़े ड्रम कह सकते हैं, तो वो इन्होंने इसका आविष्कार भी किया। और लोहे की सभी आकारों के लिए उन्होंने जो है नलियाँ बनाई या पाइप बनाई, ठीक है, इन्होंने पाइपें भी बनाई जो अंदर से खोखली होती है, जो वाटर सप्लाई के लिए काम में आती थी। तो ये विल्किंसन के आविष्कार थे, जो इन्होंने पहली बार जो है पाइप बनाई, लोहे की टंकियाँ बनाई, और लोहे की कुर्सियाँ हैं वो विल्किंसन के द्वारा बनाई गई थी। अब प्रश्न है हमारा कि औद्योगिकरण का शहरों पर क्या प्रभाव पड़ा। औद्योगिकरण से धन में कई गुना वृद्धि हुई। इसके साथ ही माल, आय, सेवाओं, ज्ञान और उत्पादक कुशलता के रूप में अचानक से वृद्धि हुई। लेकिन मनुष्यों को दूसरे रूपों में भारी खामियाजा भी उठाना पड़ा। ये तो सिक्के के दो पहलू है कि अगर हम देखें तो औद्योगिकरण के प्लस पॉइंट भी हमें दिखाई दे रहे हैं, वहीं खामियाजा यानी इसके माइनस पॉइंट भी होते हैं। तो प्लस और माइनस दोनों ही जो है देखने को मिलते हैं। शहरों पर इसके निम्न प्रभाव पड़े। पहला कि लोगों को अपना घर छोड़कर बाहर रहना पड़ा, कि जहां औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हो रही थी, शहर बढ़ रहे थे, जिसके कारण लोग भी रोजगार की तलाश में अपने घर छोड़कर शहर की तरफ जाने लगे। इससे शहर विकृत होने लगे। विकृत यानी खराब, बहुत ज़्यादा आबादी है वहाँ पे बढ़ने लगी, और शहरों की आबादी अचानक से बढ़ने लगी। तो बहुत सारे शहर है बनने लगे थे इंग्लैंड में, लंदन, मैनचेस्टर, यॉर्कशायर, लंकाशायर, और इसके अलावा लिवरपूल, और बहुत सारे ऐसे शहर थे जो कि जिनका महत्व अचानक से बढ़ गया था। और शहरों में आबादी के हिसाब से सुविधाओं में वृद्धि नहीं हुई, और पेयजल की समस्या और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ा। जो लोग बाहर से जाते थे उनके लिए वहाँ उनको अपने लिए रहने के लिए कई प्रकार के एडजस्टमेंट करने पड़ते थे। तो वहाँ पे जिस हिसाब से शहर बढ़ रहे थे उस हिसाब से वहाँ पे जो विकास नहीं हो पा रहा था। सबसे बड़ी पेयजल की समस्या, यानी शुद्ध जल उनको नहीं मिलता था, जिसके कारण और शुद्ध जलवायु, शहरों में वैसे भी गंदगी ज़्यादा होती है, औद्योगिक क्षेत्र हुआ करते थे, तो स्वच्छ और शुद्ध जलवायु नहीं मिल रही थी, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी लोगों को सामना करना पड़ा था।
फिर ये बाहर से आकर बसे लोगों को नगरों में, कारखानों के आसपास भीड़ भाड़ वाली गंदी बस्तियों में भी रहना पड़ता था। कारण था कि वो नए इलाकों में आते थे तो उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी, बल्कि उन्हें जो भी जैसे भी होता था वैसे रहना पड़ता था। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो मुंबई एक सपनों की नगरी, सपनों का शहर माना जाता है। लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए मुंबई जाते हैं या बम्बई जाते हैं, और मुंबई में धनी से धनी व्यक्ति भी मुंबई रहता है और गरीब से गरीब भी मुंबई में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे धनी लोग अपने अलग अलग एरिया में रहते हैं, वहीं अगर मुंबई की धारावी बस्ती देखें तो धारावी में झोपड़पट्टियों में भी लोग हैं वो रहते हैं। तो ठीक यही आकार है वहाँ। हम देखें तो वहाँ लंदन में, मैनचेस्टर, लिवरपूल, यॉर्कशायर, लंकाशायर, बर्मिंघम, इन सब शहरों में भी ये सारी चीज़ें हैं वो देखने को मिलती थी। तो इस प्रकार से वहाँ पे जो भीड़ भाड़ वाली इलाके हैं उनको, वहाँ पे साधारण लोगों को वहाँ रहना पड़ता था। मजदूर कामगार वर्ग के लोगों को कठिनाई वाला जीवन भी जीना पड़ता था। और बाकी जो वहाँ पे पहले से ही बसे हुए थे, जिनके अपने बड़े बड़े इलाके थे, फार्म हाउस थे, बड़े बड़े कह सकते हैं बिल्डिंगें वगैरह थी, तो वो ऐशो आराम की ज़िंदगी भी जिया करते थे। इसके अलावा शहरों का आकार बढ़ गया था, जिससे शहरों के आसपास उपनगर भी बनाने पड़ गए। तो ये औद्योगिक क्रांति के परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर हमारा प्रश्न आता है कि ब्रिटेन में जहाज निर्माण और नौ परिवहन का व्यापार बढ़ने के क्या कारण थे। नौ परिवहन यानी नौका या समुद्री व्यापार, ठीक है, समुद्री व्यापार आप कह सकते हैं। परिवहन बढ़ने के क्या कारण थे और जहाज निर्माण का, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हम देखते हैं। देखिए, लोहा उद्योग कुछ क्षेत्रों में कोयला खनन और लोहा प्रगलन की मिलीजुली इकाइयों के रूप में केंद्रित हो गया था, ठीक है। वहाँ पे लोहा और कोयले की खानें वहाँ पर मौजूद थी और इसके कारण वहाँ पे तीव्र गति से विकास, यानी लोहा और कोयला दोनों अगर एक जगह मौजूद है तो विकास है वो तेजी से होगा, यानी अनेक स्थानों से उन्हें दूर दूर तक नहीं जाना होगा। इस प्रकार से ये दोनों चीज़ें वहाँ पर भारी मात्रा में होने के कारण है वो विकास है वो तीव्र गति से हो रहा था। फिर एक ही पट्टियों में उत्तम कोटि का कोकिंग कोयला और उच्च स्तर का लोह खनिज साथ साथ पाया जाता था। ये द्रोणी क्षेत्र पतनों के पास ही थे। पतन यानी बंदरगाह, ठीक है। और यही वजह थी कि वहाँ पे नौ परिवहन या जो समुद्री व्यापार है वो तीव्र गति से बढ़ने लगा। फिर वहाँ ऐसे 5 तटीय कोयला क्षेत्र थे जो अपने उत्पादों को लगभग सीधे ही जहाज़ों में लदवा सकते थे। तो ब्रिटेन की सिचुएशन है यार, अगर हम सीधे तौर पे विश्व मानचित्र में देखें तो अटलांटिक जो है महासागर, अटलांटिक सागर है वहाँ पर, और साथ में यूरोप से थोड़ा अलग थलग पड़ जाता है। हालांकि यूरोप का देश है, लेकिन यूरोपीय महाद्वीप के सेंटर में ब्रिटेन नहीं आता है। और ऐसे में वहाँ पे चारों तरफ है वो समुद्री तट है, और ऐसी स्थिति में वहाँ पे कोयला क्षेत्र जो भी वहाँ पे थे, खनन उद्योग वगैरह, वो भी इन समुद्री तटों के आसपास ही थे, जिसके कारण वहाँ पे जो भी सामान बन रहा था, जो चीज़ें उनको ज़रूरी थी, तो ऐसे में जहाज़ों से पास में होने के कारण जहाज़ों में आसानी से लदवा सकते थे। तो ये परिस्थितियाँ भी ब्रिटेन के लिए फ़ायदेमंद रही, जिसके कारण वो नौचालनीय व्यवस्था में भी सबसे आगे बढ़ गया था। ब्रिटेन में लौह उद्योग के फलने फूलने के क्या कारण थे। देखिए, ब्रिटेन में लौह उद्योग ने 1800 से 1830 के दौरान अपने उत्पादन को चौगुना बढ़ा लिया, और उसका उत्पादन पूरे यूरोप में सबसे सस्ता था, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद थी। और उत्पादन जब अधिक होगा और ऐसे में उत्पादन का मूल्य भी उसने सस्ता रखा था, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप में या जो है ये उत्पादन सस्ता था, तो लोग है उसे खरीदने के लिए कई राष्ट्र हैं वो ब्रिटेन के साथ व्यापार करने लग गए थे। 1820 में 1 टन ढलवा लोहा बनाने के लिए 8 टन कोयले की जरूरत होती थी, किंतु 1850 तक आते आते ये मात्रा घट गई, ठीक है, और केवल 2 टन कोयले से ही 1 टन ढलवा लोहा बनाया जाने लगा। देखिए, ये है प्रगति का दौर बताया जा रहा कि 1820 का जो दशक था उस दौरान 1 टन ढलवा लोहा बनाने के लिए 8 टन, यानी 1 टन के अंदर है वो 100 कुंटल होता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा खर्चा होता था, लेकिन 1850 तक आते आते ये मात्रा केवल 2 टन कोयले से ही सिमट गई। तो इस प्रकार से वहाँ पे लोग हैं अलग अलग तकनीकी का इस्तेमाल करके अलग अलग फ़ायदे देख रहे थे। 1848 तक ये स्थिति आई कि ब्रिटेन द्वारा पिघलाए जाने वाले लोहे की मात्रा बाकी सारी दुनिया द्वारा कुल मिलाकर पिघलाए जाने वाले लोहे से अधिक थी। एक तो वहाँ पे कोक कोयले का इस्तेमाल हो रहा था, और फिर जो है डर्बी परिवार और इसके बाद में भी आने वाले विभिन्न वैज्ञानिकों ने इसका जो अलग अलग तरीके से प्रयोग किया, और इसके कारण ब्रिटेन में लोहे पिघलाने की प्रक्रिया है वो काफ़ी अच्छी तरीके से होने लगी थी। अब देखते हैं ब्रिटेन में बुनाई और कताई के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए और क्या नई मशीनें बनी। तो सबसे पहले इसमें प्रश्न आपका आता है कि स्पिनिंग जेनी क्या है।
देखिए, स्पिनिंग जेनी ये एक कताई मशीन है, कताई यानी धागा काटने की मशीन, जिसे जेम्स हरग्रीव्स ने बनाया था 1765 में। ये एक ऐसी मशीन थी जिस पर अकेला व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था और जिसके कारण बुनकरों को उनकी आवश्यकता से अधिक तेज गति से धागा मिलने लगा था। हालांकि पहले भी हथकरघा उद्योग वहाँ पे चलते थे, लेकिन ये स्पिनिंग जेनी जो है कताई की एक ऐसी मशीन थी जिसमें अकेला व्यक्ति एक साथ कई धागे हैं वो बना सकता था और इसके कारण जो बुनकर जो कपड़ा बनाने वाले होते थे उनको आसानी से जल्दी से तीव्र गति से धागा मिलने लगा था। फिर है म्यूल। म्यूल क्या है? देखिए, ये भी एक ऐसी मशीन है जिसका एक ऐसी मशीन का उपनाम था जो कि 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा बनाई गई थी। यहाँ पे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि म्यूल क्या है या सैमुअल क्रॉम्पटन का आविष्कार कौन सा है। तो इससे काता हुआ धागा बहुत मजबूत और बढ़िया हुआ करता था, यानी उत्तम किस्म का धागा है वो बनाया जाने लगा था। इसके अलावा बुनाई कताई के क्षेत्र में कपास उद्योग की और दो प्रमुख विशेषताएं अगर हम देखें तो कच्चे माल के रूप में आवश्यक कपास संपूर्ण रूप से आयात करना पड़ता था। तो कपास है वो ब्रिटेन में पूरी तरह से नहीं मिलता था, तो दूसरे राष्ट्रों से उसे आयात करना पड़ता था। ये उद्योग प्रमुख रूप से कारखानों में काम करने वाली स्त्री और बच्चों पर ज़्यादा निर्भर था। तो ये कपास उद्योग या बुनाई कताई वाले जो क्षेत्र थे वहाँ पर मोस्ट ऑफ बच्चे और स्त्रियाँ हैं वो अधिक काम है इन उद्योगों में करती थी। इसके अलावा भाप की शक्ति की विशेषताएं। अब और कौन कौन से इंजन बने हैं या और कौन कौन सी चीज़ें बनी हैं उससे पहले हम एक बार और विभिन्न आविष्कार है वो भी हम देख लेते हैं। एक और प्रश्न बनता है कि वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? तो वाटर फ्रेम का आविष्कार है वो रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। उनका समय माना जाता है 1732 से 92 तक का, और 1769 में जो है वाटर फ्रेम का आविष्कार है रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। इस नाम की मशीन द्वारा पहले से अकेले सूती धागे से ही विशुद्ध सूती कपड़ा है वो बनाया जाने लगा था। ये ध्यान रखना, विशुद्ध यानी प्योर, ठीक है, प्योर सूती वस्त्र है वो बनाया जाने लगा था। तो वाटर फ्रेम का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। अब है भाप की शक्ति की विशेषताएं। भाप की शक्ति उच्च तापमानों पर दबाव पैदा करती है जिससे अनेक प्रकार की मशीनें चलाई जा सकती थी, यानी भाप के इंजन वगैरह बनाए जाने लगे थे। भाप की शक्ति ऊर्जा का अकेला ऐसा स्रोत था जो मशीनरी बनाने के लिए भरोसेमंद और कम खर्चीला था। तो इंग्लैंड के अंदर भाप के इंजन है वो बनने लगे थे और इसमें विभिन्न प्रकार के आविष्कार है वो हो रहे थे। तो इसके रीजंस क्या है? एक तो ये दबाव पैदा करके मशीनें इससे चलाई जा सकती थी और साथ में ये भरोसेमंद और कम खर्चीला स्रोत था। और इसमें भाप की शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया? भाप की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम खनन उद्योगों में किया गया। अब यहाँ पे प्रश्न है कि खनन उद्योग क्या होता है? खनन उद्योग से तात्पर्य होता है खान, ठीक है, जिसे हम कहते हैं माइंस, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की कोयला खान है और जिंक खान है या जो है लोहे की खान है, तो खदान या खान कहते थे। तो इसमें यहाँ पर जो है खनन उद्योगों में इसका इस्तेमाल है हुआ है, जिसमें पहला नाम आ रहा है थॉमस सेवरी, ठीक है। अब थॉमस सेवरी ने क्या बनाया? भाप का इंजन बनाया, एक इंजन बनाया भाप का इंजन, ठीक है। लेकिन वो इंजन है वो पूरी तरह से सक्षम नहीं था, उसमें कुछ कमियां थी। और वो कमी क्या थी? ये इंजन छिछली गहराइयों में धीरे धीरे काम करते थे। यानी थॉमस सेवरी ने जो इंजन बनाया था पहला इंजन, तो ये इंजन भाप का था लेकिन ये छिछली गहराइयाँ यानी ज़्यादा गहराई में काम नहीं कर सकते थे सतही तौर पे। जो कारण क्या था कि जैसे ये खान वगैरह होती थी, जैसे कोयले की खान हो या किसी प्रकार की लोहे की खान हो, अधिकतर लंबी खुदाई करने के बाद क्या है, नीचे पृथ्वी के तल पर पानी आ जाता है, ठीक है। और ऐसे में पानी से ये गड्ढे हैं वो भर जाया करते थे। अब वो पानी कैसे निकाले? तो इसके लिए थॉमस सेवरी ने भाप का इंजन बनाया था, लेकिन ये ज़्यादा गहराई में पानी नहीं निकाल सकता था, लेकिन साथ में छिछली यानी ऊपरी तौर पे सतही तौर पे ये गहराई में काम करता था। और अधिक दबाव जब इस इंजन पे पड़ता था तो इसका वाष्पित यानी बॉयलर है वो फट जाता था, यानी ये लंबी अवधि वाले इंजन नहीं थे। तो इस प्रकार से थॉमस सेवरी ने इंजन बनाया था, ठीक है, तो इसका बॉयलर फट जाता था। फिर है थॉमस न्यूकॉमैन ने भी इंजन बनाया। इन्होंने जो भाप का इंजन बनाया था इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि ये संघनन बैल यानी कंसेंडिंग सिलेंडर ये लगातार क्या है, पानी में काम करता था, चूंकि जो खानों में पानी भर जाता था और ऐसे में वहाँ पर पानी में काम करने के लिए जो इसका जो सिलेंडर जो होता था वो लगातार ठंडा होता रहता था। पानी में क्या होता है? ठंड, ठीक है। और साथ में इंग्लैंड है एक ठंडा देश ही है, तो वहाँ पे ऊर्जा है उसकी खपती रहती थी और इसके कारण ये इंजन भी ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं आया।
फिर है जेम्स वाट का इंजन। ठीक है, जेम्स वाट जिनका इंजन है वो जो है काफ़ी प्रसिद्ध रहा और जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। अब जेम्स वाट के इंजन की क्या विशेषताएं थी? तो जेम्स वाट ये इंजन या ये केवल एक साधारण पंप की बजाय एक प्राइम मूवर यानी चालक के रूप में काम करता था। और यहाँ पे अगर हम देखें तो भले ही थॉमस सेवरी ने कुछ वो है इंजन बनाया है, इसके अलावा थॉमस न्यूकॉमेन ने भी बनाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा चलित रहा तो है जेम्स वाट का भाप का इंजन। और इसमें कारखानों में शक्ति चालित मशीनों को ऊर्जा मिलने लगी थी, तो जेम्स वाट का इंजन है वो ज़्यादा रनिंग में रहा या चलने लगा था। ये अन्य इंजनों के मुकाबले अधिक शक्तिशाली था, यानी इंजन तो पहले भी बने थे लेकिन जेम्स वाट का इंजन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। और इसके साथ ही इसका इस्तेमाल अब अधिक होने लगा खानों में, खदानों में, अन्य स्थानों पर। ठीक है, अब इसके साथ अन्य प्रश्न और भी हमारे बनते हैं। प्रश्न ये है कि खनन मित्र या माइनर्स फ्रेंड, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि खनन मित्र या माइनर्स फ्रेंड किसे कहा जाता है? तो खानों से पानी बाहर निकालने के लिए जो थॉमस सेवरी ने जो इंजन बनाया था, ठीक है, उसे माइनर्स फ्रेंड या खनन मित्र के नाम से जाना जाता है। ये एक भाप का इंजन था, लेकिन ये बहुत जल्दी ही बॉयलर इसका फट जाता था, लेकिन फिर भी ये शुरुआती दौर में ये इंजन है वो चल रहा था और ये इंजन कम गहराइयों में धीरे धीरे काम करने लगा था और इसकी सहायता से खनन कार्य शुरुआती दौर में आसान हो गया था, लेकिन ये अंदरूनी गहराइयों में काम नहीं कर पाता था। कारण था कि इसका बॉयलर है वो फट जाता था। तो यहाँ पर आपको ये सीधा प्रश्न याद रखना है कि खनन मित्र या माइनर्स फ्रेंड किसे कहा जाता है। भाप की शक्ति का प्रयोग से इंग्लैंड में क्या बदलाव आए थे या क्या परिवर्तन होने लगे थे? देखिए कि भाप की शक्ति के प्रयोग से ब्रिटेन के उद्योगों में शक्ति के नए स्रोत के रूप में भाप का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा था और इससे जहाज़ों और रेलगाड़ियों द्वारा परिवहन की गति काफ़ी तेज हो गई। यानी भाप के इंजन विभिन्न प्रकार से अनेक जहाज़ों में भी काम में लिए जाने लगे, रेलगाड़ियों में भी काम में लिए जाने लगे, जिसके कारण इंग्लैंड के अंदर परिवहन की गति अचानक से तेज हो गई। और ब्लेचर जो कि 1814 में एक रेलवे इंजीनियर जिसका नाम था जॉर्ज स्टीफेन, ठीक है, के द्वारा स्टीफेंसन के द्वारा है वो बनाया गया था। आधा न यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ बिंदी लगा सकते हैं। स्टीफेंसन के द्वारा बनाया गया था। ये एक रेल इंजन था, यानी ब्लेचर क्या है? ये एक रेल इंजन है। क्वेश्चन आपका ब्लेचर से आ सकता है। किसने बनाया? तो जॉर्ज स्टीफेंसन, याद रखना। और ये रेल इंजन था। भाप की शक्ति का प्रयोग सबसे पहले खनन उद्योगों में किया गया था। फिर एक और इंजन जिसका नाम है पंपिंग डेविल या फुफकारने वाला दानव। देखिए प्रश्न आता है डायरेक्टली कि रिचर्ड ट्रेविथिक ने किस इंजन को बनाया था या पंपिंग डेविल या फुफकारने वाला दानव क्या है? तो आपको याद रखना है रिचर्ड ट्रेविथिक ने एक इंजन का निर्माण किया था। ठीक है, ये भी एक जो है वहाँ इंग्लैंड का ही एक तरह से शोधकर्ता या जो है वैज्ञानिक कह सकते हैं। और इन्होंने जो इंजन बनाया था वो पंपिंग डेविल या फुफकारने वाला दानव कहा जाता था। कारण क्या था? ये पंपिंग डेविल यानी जो इंजन बनाया था ये बहुत ज़्यादा शोर करता था। जब इसको शुरू किया जाता था तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है आवाज़ करता था, जिसके कारण इसे पंपिंग डेविल भी कहा गया है या फुफकारने वाला दानव। तो यहाँ पे ये कोई दानव नहीं है बल्कि ये शोर ज़्यादा करता था, इसके कारण इसे जो है फुफकारने वाला दानव कहा गया। तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है रिचर्ड ट्रेविथिक के द्वारा बनाए गए इंजन का नाम या पंपिंग डेविल या फुफकारने वाला दानव किसे कहा जाता है? अब हमारा प्रश्न है कि इंग्लैंड में पहली नहर कब बनाई गई थी या उस नहर का नाम क्या था? तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इंग्लैंड की पहली नहर वर्सली कैनाल थी। ठीक है, वर्सली कैनाल, कैनाल यानी नहर, वर्सली कैनाल थी और जिसको 1761 में बनाया है जेम्स ब्रिडली ने। यानी ये एक इंजीनियर था जेम्स ब्रिडली, इन्होंने पहली बार ब्रिटेन के अंदर वर्सली कैनाल बनाई। और ये क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आता है कि इंग्लैंड की पहली नहर क्या थी? वर्सली कैनाल। कब बनाई गई? 1761 में। किसने बनाई? जेम्स ब्रिडली के माध्यम से बनाई गई थी। देखिए प्रश्न ये भी आता है कि नहरोन्माद क्या है? ठीक है, रेलोन्माद और नहरोन्माद, दो प्रश्न आते हैं। ये ब्रिटेन के अंदर ही है रेलोन्माद की स्थिति और जो है नहरोन्माद, तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। इंग्लैंड में 1788 से 1796 की अवधि को नहरोन्माद यानी कैनाल मेनिया के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे एक अवधि थी, उस अवधि के दौरान ब्रिटेन के अंदर बहुत ही अधिक जो है नहरों का निर्माण हुआ, नहरों का जाल बिछ गया के नाम से जाना जाता है। इसका कारण ये था कि इस दौरान अनेक नहरें बनाई गई थी और उसके बाद अगले 60 वर्षों में 4000 मील के
आसपास क्षेत्रों में नहरों का जाल है वो बिछा दिया गया था और इसके कारण आवागमन, नहरों के माध्यम से नावें वो जो है ये सारे जहाजरानी उद्योग वगैरह बहुत ज़्यादा फलने फूलने लगे थे। तो ये जो है कैनाल मेडिया का समय का माना जाता है या नहरोन्माद का समय माना जाता है। इसी प्रकार से प्रश्न आता है कि रेलोन्माद क्या है। तो यहाँ पर जो है जिस प्रकार से नहरों को गति दी गई थी, ऐसी ट्रेनों के लिए जो है ब्रिटेन के अंदर है वो लगातार है पटरियां बिछाई गई थी और अलग अलग शहरों को यॉर्कशायर, लंकाशायर, मैनचेस्टर, लिवरपूल, इन सब शहरों को एक दूसरे से रेलवे मार्ग के माध्यम से जोड़ा गया था। और जैसे कि यहाँ पर 4000 मील के क्षेत्रफल में नहरों का जाल बिछाया गया था, ठीक उसी प्रकार से वहाँ पे 6000 मील है लंबी रेलवे लाइनें हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में बिछाई गई थी, जिसमें जो है इस नाम को रेलोन्माद कहा जाता है और दूसरा नहरोन्माद कहा जाता है। प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति या औद्योगिकरण के बुरे प्रभाव क्या रहे इंग्लैंड में। तो देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं, बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो औद्योगिक क्रांति के प्रभाव बच्चों और महिलाओं पर अधिकतर नकारात्मक रहे। मोस्ट ऑफ है वो औद्योगिक क्षेत्रों में, वस्त्र उद्योग क्षेत्रों में वगैरह है वो महिलाएं काम करती थी और छोटे छोटे बच्चे भी काम करते थे। कारण ये था कि महिलाओं को वेतन कम देना पड़ता था, बच्चे भी सस्ती दरों में उपलब्ध हो जाते थे और इसके साथ ही महिलाएं हैं वो जल्दी आंदोलित नहीं होती थी और इसके प्रभाव नकारात्मक भी रहे। हालांकि लोगों को काम तो मिला, ठीक है, लेकिन साथ में जो है इसके कुप्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं कि सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि इसके हानिकारक प्रभाव क्या रहे। तो कि नकारात्मक रहे, शैशव अवस्था में बच्चों की मौत हो जाती थी, गरीब मजदूर खासकर बच्चों की दुर्दशा होती थी और पर्यावरण का क्षय और हैजा तथा तपेदिक की बीमारियां औद्योगिकरण की देन थी। देखिए, लगातार बच्चे हैं उद्योगों में काम करते थे और यहाँ तक कि उन्हें संडे के समय भी दिन भी काम करना पड़ता था। बच्चे हैं वो इन माइंस में मशीनों को साफ वगैरह करने के लिए संडे के दिन भी यानी रविवार के दिन भी उन्हें को बुलाया चला जाता था कभी कभी, और जिसके कारण इन बच्चों की स्थिति है वो बद से बदतर हो जाती थी, उनको पूरी तरह से रेस्ट नहीं मिलता था। और इसके साथ ही जब ये बच्चे हैं लगातार ये इन फैक्ट्रियों में मशीनों के मध्य काम करते थे, छोटी छोटी उम्र के बच्चे होते थे, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल। तो यहाँ पर कई बार है ये बच्चे हैं वो मशीनों के मध्य आ जाते थे। कभी लगातार काम करने के कारण कभी बच्चों की नींद में झपकी आ जाती थी, तो कभी उनके हाथ पांव है मशीनों में उलझ जाते थे, कभी उनकी बालों की चपेट में आके कभी कभी इन बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। महिलाएं भी लगातार काम करती थी, काम के घंटे निर्धारित नहीं थे, जिसके कारण महिलाओं को लगातार कई बार एक ही कंडीशन में बैठकर काम करना पड़ता था, जिसके कारण महिलाएं अगर कोई गर्भवती वगैरह होती थी तो ऐसे में उनकी जो है एक तो वो कुपोषित तो होती थी, साथ में बच्चे के ऊपर भी इसका बुरा असर होता था और इसके कारण महिलाओं को भी जल्दी ही कई बार महिलाओं या तो बच्चों की मृत्यु हो जाती थी या फिर महिला की मृत्यु हो जाती थी। और इसका जो है परिणाम ये रहा कि यहाँ पर क्षय रोग, ठीक है, परिणाम यानी क्षय यानी जिसे हम कहते हैं टीबी रोग, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी रोग यानी हड्डियाँ जो फेफड़े की हड्डियाँ खराब होना, और हेजा यानी उल्टी दस्त, और तपेदिक यानी टीबी, ठीक है। तो ये क्षय और टीबी एक ही बात है। तो इस प्रकार से लगातार काम करने के कारण, कुपोषण वगैरह इत्यादि के कारण है वो टीबी और हेजा नामक बीमारियों की से ग्रसित हो जाते थे महिलाएं और बच्चे। घिनौनी और गंदी बस्तियों में रहना उनकी मजबूरी थी, कम मजदूरी में अधिक घंटे भी उन्हें काम करना पड़ता था। तो ये स्थितियां उनके लिए औद्योगिक क्षेत्र में काम तो मिल जाता था लेकिन कई परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता था। काम के घंटे निर्धारित नहीं थे, इसलिए वो लगातार है घंटों काम करवाते थे। जो है उद्योगों के मालिक वगैरह भरपूर शोषण है वो किया करते थे। परिवारों में बिखराव हुआ तथा रोजगार की तलाश में गाँवों से शहरों में लोगों का पलायन हुआ। लोग हैं गाँव से शहरों की तरफ जाने लगे और जिससे शहरों का रूप है वो विकृत हो गया, यानी शहरों की आबादी वगैरह बढ़ने लगी। और ब्रिटेन वासियों को पुराने मौसम में बदलाव के साथ साथ बहुत से पर्यावरणीय संकटों का सामना भी करना पड़ा। तो ये सारे बदलाव भी वहां पर मौजूद थे। अब इसके साथ ही वहां पे विभिन्न प्रकार के कानून भी बनाए गए, ठीक है। अब जब ये सारी परिस्थितियां रहेगी तो फिर आंदोलन होंगे और इस प्रकार से वहाँ पे कई प्रकार के आंदोलन हुए। तो हम एक बार देख लेते हैं कि कौन सा आंदोलन। तो पहला आपके कोर्स में है वो इम्पोर्टेंट है, लुडिज्म आंदोलन। तो लुडिज्म आंदोलन देखिए, लुडिज्म आंदोलन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का प्रश्न आपका बनता है कि जनरल नेड लूड के नेतृत्व में लुडिज्म आंदोलन चलाया गया और इसके अनुयायियों ने न्यूनतम मजदूरी, औरतों और बाल मजदूरी पर नियंत्रण, बेरोजगारों के लिए काम तथा कानूनी तौर पर मजदूर संघ यानी ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार की मांग की थी।
लुडिज्म आंदोलन के बाद एक और आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है पीटर लूका नरसंहार। ठीक है, आपकी पाठ्यपुस्तक के अंदर है कि पीटर लूका नरसंहार क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका डायरेक्टली आता है, पीटर लूका नरसंहार क्या है। तो 16 अगस्त 1819 को सेंट पीटर्स फील्ड, मैनचेस्टर, लंकाशायर और इंग्लैंड में ये जो है वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे और ये हुआ था संसदीय प्रतिनिधित्व में सुधार की मांग के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। और लोगों की आबादी है वो लगभग 80,000 लोगों की भीड़ है सेंट पीटर्स गिरजाघर। ठीक है, वहाँ का जो मैदान था वहाँ पे लोग है वो इकट्ठे हुए थे और फिर यहाँ पर ये अपनी विभिन्न मांगे हैं वो मांग रहे थे। लेकिन जो है राजा के आदेश के अनुसार वहाँ पे घुड़सवार सेना के हमले के भीड़ के ऊपर हमला किया गया, जिसके कारण वहाँ पे 15 से अधिक लोग हैं वो मारे गए थे। तो ये पीटरलू का नरसंहार है जहाँ पे लोगों के ऊपर अचानक से हमला है वो किया गया था और इस प्रकार से इसे पीटरलू का नरसंहार नाम है वो दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि 16 अगस्त 1819 सेंट पीटर्स का गिरजाघर, उसका मैदान और लोग हैं वहाँ पे 80,000 के आसपास की आबादी लोग है, भीड़ वो इकट्ठी हुई थी और उसके ऊपर अचानक से हमला करके वो उनको तितर बितर कर दिया गया था, जिसमें 15 लोग हैं वो मारे गए थे। बच्चों और महिलाओं की दशा सुधारने के लिए ब्रिटेन में कानून बनाए गए थे। ठीक है, अब ये कानून कौन कौन से थे देखो। बच्चों और महिलाओं की दशा सुधारने के लिए ब्रिटेन में कई कानून बनाए गए जो निम्नलिखित थे। 1833 से 42 में खान और कोयला खान अधिनियम बनाया गया और जिसके तहत 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को, स्त्रियों को खानों में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर 1847 का अधिनियम जिसे फिल्डर्स फैक्ट्री अधिनियम कहा जाता है। क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फिल्डर्स फैक्ट्री अधिनियम क्या है। तो 1847 में ये कानून बना है। इसके तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों को 10 घंटे से अधिक काम लेने पर पाबंदी थी, यानी 10 घंटे से अधिक है वो काम नहीं करेंगे। हमारा अंतिम जो है क्वेश्चन यहाँ पे बनता है या नोट्स में हम समझें तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में समाज में 2 प्रकार के वर्गों का उदय हुआ, एक तो मालिक और दूसरा मजदूर वर्ग। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि औद्योगिक क्रांति है, उद्योग है, साथ में दो अन्य वर्ग हैं वो मोस्ट ऑफ सामने आए। एक तो मालिक हुआ करते थे और दूसरे मजदूर वर्ग जो वहाँ पे काम करते थे। कुटीर और लघु उद्योग धंधों का विनाश होने से वहाँ पर बेरोजगारी भी बढ़ी और केवल पूंजीपति वर्ग को ही इसका लाभ हुआ, यानी 2 वर्ग आए सामने और पूंजीपति वर्ग है वो वहाँ पर मेन या कह सकते हैं खास बन गया। तो ये था हमारा वीडियो जो कि औद्योगिक क्रांति से संबंधित मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। साथ में आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।